एंड वेलकम टू दी चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज टॉपिक कि भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम। ये वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हैं, इनमें जो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, प्रोजेक्ट हंगुल के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में, और उसके साथ हम लोग देखेंगे रेड पंडा के बारे में। तो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, यूपीएससी हो चाहे एग्ज़ाम, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, रिव्यू ऑफिसर, बीईओ, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस में, स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जामिनेशन हो, इन सब में क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि बताइए ऑलिव रिडले टर्टल का आईयूसीएन की रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, या फिर एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो गया है। इस बारे में यूपीएससी ने पूछा बताइए भारत में किस राज्य में ऑलिव रिडले टर्टल का कंजर्वेशन अधिक किया जाता है। तो ये मास नेस्टिंग, जो इनका जो मास नेस्टिंग होती है ऑलिव रिडले टर्टल की, ये जो अंडे देते हैं, इस मास नेस्टिंग को कहते, इस हैचिंग को कहते क्या है, ये पूछा गया। साथ ही साथ पूछा गया कि बताइए रेड पंडा भारत में किन किन स्थानों पर पाया जाता है। जो हम लोगों का अभी टेस्ट हुआ है, हाल में ही टेस्ट नंबर 1 हुआ है, जो मैंने इसका सोल्यूशन भी करवाया है, उसमें ये क्वेश्चन रखा हुआ था कि रेड पंडा का हैबिटेट भारत में कहाँ कहाँ पर रेड पंडा पाया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए एम स्ट्रिप प्रोग्राम ये किससे संबंधित है, टाइगर से है, एलिफेंट से है। तो मैंने टाइगर प्रोजेक्ट में एम स्ट्रिप प्रोग्राम, T+2 फोरम, टाइगर फोरम, इन सब के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया है। जब मैं टाइगर का सेंसस अलग से पढ़ाऊँगा तब मैं तुम्हें बताऊँगा, इन सब टाइगर फोरम के बारे में बताऊँगा, T+2 के प्रोग्राम के बारे में बताऊँगा, एम स्ट्रिप क्या है इसके बारे में बात करेंगे, तब बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ बेसिक पॉइंट्स देखने हैं, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखना है बस, ठीक है। चलिए, यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च कब किया गया। तो स्तर क्योंकि यूपी पीसीएस का बढ़ रहा है, तो हो सकता है, संभावना है कि आने वाले दिनों में यूपीएससी के टाइप के क्वेश्चन जो कि अब दिखने लगे हैं थोड़े थोड़े, तो वो यूपी पीसीएस में दिखाई देंगे, तो हम उसी को टैकल कर रहे हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखो, इस डायग्राम में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कौन है। तुम देख रहे हो टाइगर है, एलिफेंट है, एक बार देखते हैं। तुमको दिख रहा होगा ये टाइगर, ये है एलिफेंट, हंगुल, ऑलिव रिडले टर्टल और रेड पंडा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर से। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? देखो, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, बाघों के लिए, बाघ के संरक्षण के लिए, बाघ के हैबिटाट को संरक्षित करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया, इसे बोला गया प्रोजेक्ट टाइगर। इसका मेन उद्देश्य है बाघ की संख्या को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना। कैसे इंक्रीज़ करोगे? उसके हैबिटाट को संरक्षित करके, उसके निवास को संरक्षित करके, जो डिग्रेड हो रहा है उसको संरक्षित करके। कैसे संरक्षित करेंगे? तो कुछ टेक्निक्स यूज़ कर दी, जैसे एम स्ट्रिप प्रोग्राम चलाया गया कि बाघ कहाँ पर, पग मार्क टेक्निक लाई गई कि बाघ के पैरों से पता करेंगे कि ये किस तरीके से, कहाँ किन किन स्थानों पर जा रहा है। तो इनकी बातें करेंगे जब टाइगर सेंसस पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है प्रोजेक्ट टाइगर, ये लॉन्च किया गया 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मैंने तुमको बताया है, बार बार बता रहा हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, इंदिरा गांधी के समय में ये प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया। और ये टाइगर रिजर्व जो होते हैं, ये गवर्न किए जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा। कितने टाइगर रिजर्व हैं भारत में? 50 टाइगर रिजर्व हैं। कामलिंग सबसे नया टाइगर रिजर्व है, ये याद रखना। कामलिंग कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, जो इस प्रोजेक्ट टाइगर को एडमिनिस्टर करती है, प्रशासन करने वाली बॉडी कौन है प्रोजेक्ट टाइगर पर? उसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये नेशनल टाइगर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसके बारे में अगली स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं। अभी इस प्रोजेक्ट टाइगर का एम क्या है, मैं तुमको बता चुका हूँ कि एम क्या है। प्राकृतिक आवास और आबादी की, मतलब आबादी को बढ़ाना, आवास को सुरक्षित करना। ये टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये किस स्ट्रेटजी पर, किस तकनीकी पर काम करता है? तो ये तकनीकी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तकनीकी कौन सी है। तकनीकी है कोर बफर स्ट्रेटजी। देखो, ये है कोर और ये है बफर। ये कोर एरिया है, यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जनरली ये जो स्पीसीज़ है टाइगर, ये जहीं या कोई भी, अगर कोर बफर स्ट्रेटजी टाइगर के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किसी भी जानवर के लिए अगर कोर बफर स्ट्रेटजी यूज़ की जाएगी तो उस कोर एरिया में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो यहाँ पर जनरली टाइगर पाया जाएगा। ये उसकी पेरीफेरी है, इसके आसपास का इलाका ही, इसे कहते हैं हम लोग बफर जोन। इस बफर जोन में जनरली ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन रहता है। जनरली जो स्पीसीज़ पाई जाती है वो इस कोर एरिया में पाई जाती है, और ये कोर एरिया नेशनल पार्क भी हो सकता है। तभी तुम देखना, मैं आगे बोलूँगा नामदफा नेशनल पार्क, फिर बोलूँगा नामदफा टाइगर रिजर्व, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये नेशनल पार्क है कि टाइगर रिजर्व है। कोर एरिया में नेशनल पार्क भी हो सकता है। ठीक, चलते हैं आगे, अगली स्लाइड पे पहुँचते हैं।
ये देखो शेर बैठे हुए हैं, टाइगर तुमको सामने दिखाई, बाघ तुमको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो मेन जो चीता और बाघ में फ़र्क क्या होता है, इसको देखने के लिए तुम जो मैंने पिछले वीडियो में चीता को पढ़ाया है वहाँ पर जाओ और चीता को जूम करो, यहाँ पर बाघ को जूम करो। तुमको स्ट्रिप्स में इसके ये जो देखो रेखाएं काली काली दिख रही हैं और जो चीता में डॉट 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 होते हैं, उसमें तुम्हें फ़र्क समझ में आ जाएगा। इनके मुँह पर दिखना, फोकस करना, फ़र्क समझ में आ जाएगा कि इन दोनों स्पीसीज़ में फ़र्क क्या है। ठीक। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या चीज़ है, तो देखो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने एक कमेटी बनाई, टाइगर टास्क फोर्स बनाई। इस टाइगर टास्क फोर्स ने ये रिकमेंडेशन दिया। रिकमेंडेशन क्या दिया, इस टाइगर टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया कि एक अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन पर 2005 दिसंबर 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना हो गई। ये याद रखो 2005। किसकी रिकमेंडेशन पे, टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पर। किसने बनाई टाइगर टास्क फोर्स, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, मैं तुम्हें पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर। और मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होता है, तो याद रखो एनवायरमेंट मिनिस्टर इज दी चेयरमैन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक, लिखा हुआ यही नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। तो इस अथॉरिटी का काम क्या है, इस अथॉरिटी का काम है स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइन और मतलब टाइगर कंजर्वेशन के लिए स्टैंडर्ड और गाइडलाइन इशू करना। ठीक है, उनके लिए मानक बताना, दिशा निर्देश देना। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं तुमको बता चुका हूँ, 50। कुछ के डायग्राम देख लेते हैं, देखो जूम करके जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो कॉर्बेट तुमको दिखाई दे रहा होगा, कॉर्बेट देखो दिख रहा है, कॉर्बेट ये तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में है टाइगर रिजर्व। इसके अलावा देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये मानस कहाँ पर है, असम। नमेरी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है, नमेरी कहाँ पर है, असम। ये देखो पहले मैं इरेज कर दूँ इसको, ये पक्के रिजर्व कहाँ पे है, देखो पक्के रिजर्व कहाँ पे है, पक्के रिजर्व कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। कामलेंग भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कुछ भी कहूँगा इसको, तो ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। ये ध्यान देना। थोड़ा साउथ में देख लेते हैं, साउथ में देखो तुमको दिख रहा होगा पेरियार नेशनल पार्क, या फिर मैं इसको पेरियार टाइगर रिजर्व कहता हूँ। मैंने बोला कोर एरिया और बफर एरिया होगा, तो कोर एरिया में नेशनल पार्क भी हो सकता है। ये पेरियार कहाँ पर है, ये है केरला में। और यहाँ पे किसका संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है, तो याद रखना यहाँ पर टाइगर एज वेल एज एलिफेंट दोनों का ही संरक्षण होता है, याद रखना, नहीं भूल जाओ। ठीक। बांदीपुर तुमको दिख रहा होगा, बांदीपुर देखो, बांदीपुर तुमको दिख रहा होगा, बांदीपुर कहाँ पे, ये देखो बांदीपुर, ये बांदीपुर कर्नाटक। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, अब चला जाए आगे चलते ले। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि जो विश्व बाघ दिवस मनाते हैं वो हम लोग मनाते हैं 29 जुलाई। एवरी ईयर विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, ये याद रखना। साथ में ये भी याद रखो, ये जो टाइगर है, ये अगर मैं ग्लोबली इन जनरल बात करूँ तो टाइगर का स्टेटस है ये एंडेंजर्ड है। लेकिन जो अब जब टाइगर की जो सब स्पीसीज़ हैं, वो कौन कौन से सब स्पीसीज़ हैं टाइगर की, जो प्रजातियाँ हैं, वो हैं बंगाल टाइगर जो वेस्ट बंगाल में है, इंडो चाइनीज़ टाइगर, सुमात्रन, साइबेरियन, मलायन। तो ये जो टाइगर इन जनरल जो है वो एंडेंजर्ड है। लेकिन अगर मैं इनकी सब स्पीसीज़ की बात करूँ तो सुमात्रन टाइगर और मलायन जो टाइगर है, ये दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं, ये याद रखना बस। अब पढ़ते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्टार्टिंग कब हुई, तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई। पहला पॉइंट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसके आगे लेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। हम लोग इकोनॉमी में जानेंगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है। देखो स्पॉन्सर का मतलब है कि सेंटर भी स्पॉन्सर करेगा और साथ में साथ स्टेट भी स्पॉन्सर करेगा। ठीक। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है कि पूरी की पूरी वो स्कीम सेंटर के द्वारा चले, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम है, ये पूरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा का पूरा सेंटर चला रहा है। ठीक। और जैसे प्रोजेक्ट टाइगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब इसमें जो शेयर होगा वो स्टेट का भी होगा, सेंटर का भी होगा। जनरली सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम 90-10, 50-50 और 70-30 के रेशियो पे चलती है। का मतलब 70% पैसा केंद्र सरकार देगी तो 30% पैसा राज्य सरकार देगी, 50% केंद्र सरकार, 50% राज्य सरकार। नॉर्थ ईस्ट की बात करूँगा, अगर मैं उत्तर पूर्व भारत की बात करूँ तो वहाँ पर जनरली जो चलता है वो चलता है 90-10 का रेशियो, 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार। क्योंकि राज्य सरकार मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं उनको विकसित करने की ज़्यादा बात चल रही है इस वक्त। क्यों चल रही है, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे हम लोग काम करते हैं। IR के पोर्शन में तुम ये पढ़ोगे। अच्छा, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट का काम क्या है, उद्देश्य, एम क्या है, तो सबका उद्देश्य यही है, चाहे वो प्रोजेक्ट टाइगर हो चाहे वो प्रोजेक्ट एलिफेंट हो। तो पहला उद्देश्य क्या है कि हैबिटाट को संरक्षित करना।
ठीक है। एलिफेंट के कॉरिडोर को, जो गलियारा है उसको संरक्षित करना, उस पर फोकस, उस पर काम करना। ये गलियारा क्या होता है? देखो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी डेफिनेशन देती है गलियारे की। गलियारा वो स्थान है जो दो बड़े बड़े निवासों को दो बड़े बड़े हैबिटाट्स को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और उसके थ्रू ये जानवर चल के जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे इनके बर्थ रेट पर और इनके मतलब जनरली इस गलियारे से क्या तुमको फ़ायदा होगा, इस गलियारे से तुमको फ़ायदा क्या होगा कि इस गलियारे से तुमको स्पीसीज़ के सर्वाइवल और बर्थ रेट पर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये गलियारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ था कि थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि टू एड्रेस इशू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों पर भी ये प्रोजेक्ट एलिफेंट बात करता है। क्योंकि जनरली मानव एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम लोग धीमे धीमे जहाँ पर पशु रह रहे हैं उन एरिया पर कोई भी अपना मकान बना दे रहे हैं, कवर कर ले रहे हैं, सड़कें बना दे रहे हैं, सब कुछ बना दे रहे हैं, प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर। ठीक, तो ये बंदी हाथियों के संरक्षण पर भी काम कर रहा है। ठीक, कौन? प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ध्यान रखो 1992 में लॉन्च हुआ, उसका उद्देश्य का ये देख लो। अब विश्व हाथी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 12 अगस्त को हर साल विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, और 12 अगस्त 2017 से गज यात्रा शुरुआत की गई है इसी उद्देश्य से, विश्व हाथी दिवस के दिन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे गज यात्रा, अगर आगे लिखा होगा। अच्छा, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर के रिजर्व में, वैसे एलिफेंट रिजर्व भी हैं। एलिफेंट रिजर्व में कौन से हैं? जो मैंने 2-3 नाम लिखे हैं वही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? जैसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक, इटांकी कहाँ पर है? ये है नागालैंड में। याद रखो, ईंटा, जब भी तुम नाग देखोगे ना, स्नेक को देखोगे तो तुम ईंटा मारोगे फेंक के। तो इटांकी कहाँ पे? नागालैंड में है। ठीक, लेमरू कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। लेमरू कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, तो याद रखो। ठीक है, आगे चलें। अब लिखा गज यात्रा, मैं तुमको बता चुका हूँ 2017 में 12 अगस्त 2017 को एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया। किसके लिए अभियान चलाया गया? एलिफेंट को संरक्षित करने के लिए, एलिफेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। नेशनल वाइड कैंपेन चलाया गया हाथी दिवस के शुभ अवसर पर। नाम था गज यात्रा। ठीक है, और इस गज यात्रा के द्वारा क्या किया गया? द कैंपेन इज प्लान्ड टू कवर 12 एलिफेंट रेंज स्टेट्स। अगर तुमसे पूछा जाए कि एशियन एलिफेंट का IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है, हम एशिया में ही हैं, तो ये पूछ लेता कभी कभी, बताइए एशियन एलिफेंट का IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है? तो याद रखो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। जब हम लोग IUCN रेड लिस्ट पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में फ़र्क क्या होता है। अब देखो हाथी गलियारा, मैं तुमको ये बता चुका हूँ गलियारा क्या होता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी डेफिनेशन देता है गलियारा एक ऐसा स्थान है जो दो बड़े आवासों को जोड़ता, दो बड़े हैबिटाट्स को ऐड करता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि इनके द्वारा इस जानवरों का जब इन गलियारों के थ्रू मूवमेंट होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है? स्पीसीज़ का सर्वाइवल और बर्थ रेट इंक्रीज़ सर्वाइवल कर सकते हैं आराम से स्पीसीज़, और उनका बर्थ रेट इंक्रीज़ कर जाता है। भारत में 108 टोटल आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर हैं। ठीक, और अगर तुमसे पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा एलिफेंट कॉरिडोर हैं, तो याद रखो कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा एलिफेंट कॉरिडोर हैं, फॉलोड बाई तमिलनाडु। ठीक है, आगे चलें। हाथी मेरे साथी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया हुआ प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो कि दिल्ली में 2011 में हेल्ड की गई, वहाँ पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और ये एलिफेंट 8 में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया तो आएगा ही आएगा, क्योंकि न्यू दिल्ली में बता रहा हूँ तुमको ये मीटिंग हुई है। इंडिया के अलावा बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, तंजानिया, श्रीलंका, केन्या और थाईलैंड, ये 8 कंट्रीज़ एलिफेंट 8 के नाम से जानी जाती हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था इस हाथी मेरी साथी प्रोग्राम के द्वारा लोगों और हाथी के बीच में मित्रता को और सहचर्य को विकसित किया जाए, है ना, कंपेनियनशिप को और फ्रेंडशिप को डेवलप करना, और लोगों के साथ लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना हाथी को लेकर। ये हाथी मेरे साथी कैंपेन का मेन उद्देश्य है। E8 एलिफेंट 8 को ध्यान रखना कौन कौन से हैं, मैं तुमसे फिर से बताता हूँ। केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कॉन्गो, इंडिया और बोत्सवाना। ठीक, चलें आगे। ऑलिव रिडले टर्टल, ये ऑलिव रिडले टर्टल क्या चीज़ है? तो देखो, ऑलिव रिडले टर्टल आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स। ठीक है, और ये जो जनरली ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये विश्व में अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके बारे में क्या विशेषता है? तो देखो, और इनके बारे में क्या विशेषता है कि ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। ठीक, ये भी याद रखना कि IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है।
और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में पड़े हुए हैं। मैं तुमको पिछले वीडियो में WPA 1972 समझा चुका हूँ। ऑलिव रिडले टर्टल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, IAS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा, ये ऑलिव रिडले टर्टल को लेकर प्रोजेक्ट चलाया क्यों जा रहा है? तो ऐसा क्यों है कि इसको लेकर प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश की जा रही है? देखो प्रॉब्लम क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर। प्रॉब्लम ये है कि जब ऑलिव रिडले जो होता है, जो फीमेल होती है, जब वो बच्चे देती है, एक साथ 100 से 150 तक वो अंडे देती है, और ये जब बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं तो ये जनरली जो गहीरमथा मैराइन सेंचुरी है या फिर ये भितरकनिका नेशनल पार्क है, इसके पास जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं उनको देखकर वो उसकी ओर चल देते हैं। या फिर जो जनरली मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं, ये जाल डालते हैं तो वो कछुए भी उसमें फंस जाते हैं। इसलिए इनका जो स्टेटस है ये वल्नरेबल है। ये इनको संरक्षित करने के लिए 1999 में UNDP के द्वारा सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो याद रखना। लेकिन 1999 से पहले उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी गहीरमथा मैराइन सेंचुरी में एक प्रोजेक्ट चलाया, इसको बोला गया ऑलिव रिडले टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। 1975 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इसमें लिखा नहीं होगा, ये तो मैं बता रहा हूँ मैं। अच्छा, इस ऑलिव रिडले टर्टल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी का नाम है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये याद रखना कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, ये इस ऑलिव रिडले टर्टल प्रोजेक्ट को क्या करती है, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी। और भारत के जो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, 2 क्वेश्चन तुमको मिल गए यहाँ से। एक तो ये कि भारत में कितने कोस्टल स्टेट्स हैं, 9 हैं। अगर तुम मैप देखोगे तो तुमको 9 से 9 कोस्टल स्टेट्स आराम से याद हो जाएंगे, उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनानी। मैप देखना है, मैप उठा के बस पढ़ जाना है 9 कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं। और ये विद दी स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 9 कोस्टल स्टेट्स में, लेकिन जो फोकस स्टेट है इस प्रोजेक्ट का, वो फोकस स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में भी कौन सी जगह? तो देखो 2 नाम तुमको याद रखने हैं। एक है भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है, और एक है गहीरमथा मैराइन सेंचुरी। देखो एक्चुअली में भितरकनिका नेशनल पार्क वेटलैंड के 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। कौन कौन से 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं? एक है भितरकनिका नेशनल पार्क इटसेल्फ, दूसरा है भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरा है गहीरमथा मैराइन सेंचुरी। ठीक है, तो 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं ऑलिव रिडले टर्टल के लिए। एक है भितरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा है भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरा है गहीरमथा मैराइन सेंचुरी। ये तीनों ही ऑलिव रिडले टर्टल के कंजर्वेशन के लिए इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, अब ये ऑलिव रिडले टर्टल की विशेषता क्या है? ये जनरली वार्म और ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वाटर में जनरली ये फाउंड किए जाएंगे। कौन? ऑलिव रिडले टर्टल। सेकेंड, प्राइमरली इन द पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशन। ठीक, फाउंड अलोंग बोथ ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये दोनों ही तटों पर पाए जाते हैं, वेस्टर्न में भी और ईस्टर्न में भी, ईस्टर्न दोनों कोस्ट में पाए जाते हैं। अब मैं तुमको शुरुआत में बोला था वीडियो के कि जो ये इनका जो सिंक्रोनाइज्ड नेस्टिंग होती है, देखो ये नेस्टिंग कर रहे हैं मास नंबर में, लंबे बहुत ज़्यादा तुमको संख्या दिख रही है बैठे हुए बीच पर। तो इनको हम लोग इस नेस्टिंग को हम लोग कहते हैं, इस मास नेस्टिंग को हम लोग कहते हैं अरीबदा। तो याद रखो, सिंक्रोनाइज्ड नेस्टिंग इन मास नंबर इज नोन एज अरीबदा। तो अरीबदा क्या टर्म है, इसको याद रखना। किससे संबंध है अरीबदा का? ऑलिव रिडले टर्टल से। मैं गहीरमथा तुमको बता चुका हूँ, भितरकनिका मैं तुम्हें बता चुका हूँ। स्टेटस इसका जो ये यहाँ पर गलत लिख दिया है, इसका स्टेटस जो है ये ऑलिव रिडले टर्टल का स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है, इसको सही कर लेना, ये इंडेंजर्ड नहीं वल्नरेबल है। ठीक है, चलिए आगे प्रोजेक्ट हंगुल देख लेते हैं। प्रोजेक्ट हंगुल क्या है? देखो प्रोजेक्ट हंगुल क्या है, ये 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया प्रोजेक्ट हंगुल। हंगुल को हम लोग कहते हैं कश्मीर स्टैग। कश्मीर स्टैग ये सब स्पीसीज़ है ऑफ सेंट्रल एशिया, रेड डियर नेटिव टू नॉर्थर्न इंडिया। लाल हिरन उत्तरी भारत के मूल निवासी और मध्य एशिया की उप प्रजाति है। ठीक है, ये मतलब सब स्पीसीज़ ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर नेटिव टू नॉर्थर्न इंडिया, ये है हंगुल। और जो दाचीगम नेशनल पार्क है, इसमें ही ये कश्मीर में दाचीगम नेशनल पार्क में हंगुल पाया जाता है। ठीक है, ये दाचीगम मतलब दाचीगम का मतलब है 10 गांव, टोटल 10 गांव हैं, उनको बोलते हैं दाचीगम। तो इस दाचीगम नेशनल पार्क में हंगुल, जिसे कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है, ये पाया जाता है। देखो तुमको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, जूम कर देता हूँ, ये है हंगुल। इसका IUCN स्टेटस क्या है? इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड।
CR लिखा हुआ है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक। ये हंगुल देखो कितने बड़े सींग है इसके, स्टेटस याद रखना। चलिए आगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर अलॉन्ग विद द IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इन लोगों ने इसको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। और ये इसकी विशेषता और क्या है, ये भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 में शेड्यूल 1 में पड़ा हुआ है। तो अब तक हम कई सारे WPA के शेड्यूल 1 के कई सारे स्पीसीज के नाम जान चुके हैं पिछले वीडियो से। अब देखते हैं प्रोजेक्ट रेड पंडा। तो प्रोजेक्ट रेड पंडा, इसके बारे में देखो, ये जो रेड पंडा है ये एक्चुअली में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भालू नहीं है, ठीक है। रेड पंडा स्टेट एनिमल है सिक्किम का, पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नेटिव टू द ईस्टर्न हिमालय एंड साउथ वेस्टर्न चाइना। देखो तुम्हें ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर जो दिखाई दे रहा है ये रेड पंडा का हैबिटाट है, ठीक है। वेयर द रेड पंडा लाइव, जहाँ पर रहता है वो, जहाँ पर रहता है वो। तो ये आर्बोरियल फीड्स मेनली ऑन बैम्बू बट ऑल्सो इट्स एग्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। आर्बोरियल क्या होता है, ये आर्बोरियल का मतलब होता है पेड़ पौधों में पाए जाते हैं जनरली ये। और इनकी विशेषता ये जनरली दिन के समय सोते हैं और रात के समय विचरण करते हैं हमेशा ये, ठीक है। सॉलिटरी अकेले रहने वाला जानवर है ये रेड पंडा। तो इसकी विशेषता हम लोगों ने देख ली, स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये जनरली ईस्टर्न हिमालय और साउथ वेस्टर्न चाइना। भारत में किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो ध्यान रखो, भारत में पाया जाता है ये सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, ठीक है। कहाँ इसका स्टेटस क्या है, तो ये IUCN का स्टेटस का एंडेंजर्ड है और साथ ही साथ भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ये पड़ा हुआ है। कहाँ कहाँ किन किन नेशनल पार्क में इसका कंजर्वेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में ये पाया जाता है, नेवरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा टाइगर रिजर्व भी है, ये कहाँ पाया, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है ये। और सिंगालीला नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर भी रेड पंडा पाया जाता है। मेरे को नेवरा वैली देखकर एक नेशनल पार्क याद आ गया जो जनरली किसी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया, गोरुमारा नेशनल पार्क, याद रखना गोरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। तो हमारी अभी तक हम लोगों ने 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। रिवीजन एक बार मार लेते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रोजेक्ट टाइगर 1973, फिर पढ़ा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑलिव रिडले टर्टल 1919 और 1975, 2 मैंने ये तुमको बताई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रोजेक्ट हंगुल 1970 1970 में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हम लोग पढ़ा रेड पंडा प्रोजेक्ट, ठीक। हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट डेज देखे वो देखे थे, पहले विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, उसके बाद हम लोगों ने देखा विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, ये याद रखना। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि अरीबदा क्या है, अरीबदा सिंक्रोनाइज्ड मास नेस्टिंग है किसकी, ऑलिव रिडले टर्टल की, ये हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ लिया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उनको देख लेना। गज यात्रा हमने देखा, कश्मीर स्टैग को ये हंगुल कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और दाचिगम नेशनल पार्क में इसका संरक्षण किया जाता है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। ये वीडियो पूरा हम लोगों का ये पूरी की पूरी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। आज पॉलिटी का वीडियो नहीं आएगा, कल मैं वाइट बोर्ड पर तुमको पॉलिटी पढ़ाऊँगा, ठीक है। कल वीडियो आएगा, आज नहीं आ पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अगर आप देखोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मैं ज़्यादा सा वीडियो डालना शुरू करूँगा। लॉकडाउन के बाद 3 मई के बाद ये वीडियोस की संख्या बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा वीडियो आने लगेंगे। अभी धीमे धीमे हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप नंबर पे पिंग करिए, टेस्ट सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए। अभी समय है, अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये समय कोरोना का चल रहा है, इससे ज़्यादा टाइम फिर कभी मिल नहीं पाएगा। इस बारे में भी कभी अलग से एक वीडियो बना के चर्चा की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।